तो फर्स्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन system. Now what is endomembrane system? Actually, in a cell has mainly two type of the organelles. सेल में दो टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं. एक है membrane bound. In cell there are two types of organelle. One is membrane bound organelle. Membrane bound organelle. And the second one is the non membrane bound organelle. ओके आप कोई भी सेल ले लो, उसमें दो टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. सो मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से हैं? सो फॉर एन एग्जांपल इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी, देन vacuoles, then lysosome, then mitochondria, then chloroplast. These are the membrane bound organelles. Now what is called membrane bound organelles? Membrane bound organelle means बच्चों it is the organelles which is covered by the membrane. उसके आसपास अगर मेम्ब्रेन है सो इट इज नोन एज दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में कौन कौन से होते हैं बेटा? सो इट इज द एग्जांपल आर राइबोसोम है, फिर सेंट्रियोल्स है और न्यूक्लियोलस. ये सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ओके नाउ in the membrane bound organelle has the membrane bound organelles has a distinct structure and the function. Has a distinct structure and function means जितने भी membrane bound organelle है उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है और उसका एक अलग डिफरेंट फंक्शन होता है. हाउएवर दे ऑल आर वर्क्स टुगेदर. दे ऑल टुगेदरली known as endomembrane सिस्टम. मीन्स अगर वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. फॉर एग्जांपल दे आर वर्क्स, हाउएवर दे आर वर्क्स टुगेदर. अगर एक दूसरे के साथ मिलके वो काम करते हैं देन दे आर नोन एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. फॉर एग्जांपल अगर यहां हम एग्जांपल देखें कि दिस इज द न्यूक्लियस, right? Always the nucleus is the double layer wall. The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. बाहर क्या होता है उसके? endoplasmic reticulum होता है ये. Here it is the endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum में जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कहा जाता है? तो दे आर एंटर इनटू द गोल्गी बॉडी. वो कहा जाता है? गोल्गी बॉडी में जाएगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी. और फिर बाद में वेसिकल्स रिलीज होती है. दिस इज नोन एज द लाइसोसोम. ओके सो सिंपली बेटा दिस इज द endoplasmic reticulum. This is the endoplasmic reticulum, and this endoplasmic reticulum synthesize the protein and
lipid soluble substance. They are synthesize the protein and the lipid soluble substance. This protein and lipid soluble substance enter into the Golgi body. वो वहां से कहां जाएंगे? Now they are enter into the Golgi body. In the Golgi body, they are modified. So here they are modified and packaged into वेसिकल्स. वो वहां मॉडिफाइड होंगे और वेसिकल्स में पैकेज होंगे और वेसिकल्स का नाम क्या है? सो दैट इज लाइसोसोम. ओके, सो यहां क्या हुआ बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो जाता है गोल्गी बॉडी में. गोल्गी बॉडी में से एज अ वेसिकल्स फॉर्म वो रिलीज होता है. मींस ये तीनों का फंक्शन कैसा है? तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो the endoplasmic reticulum, second one is Golgi body and lysosome in animal and the vacuoles in plant are the part of एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मीन्स बच्चों यहां पर क्या हुआ कि ईआर गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम एनिमल में और प्लांट में वैक्यूल्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. व्हाई? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर्स. उसके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. But the organelles like mitochondria, chloroplast, peroxisomes, their functions are not coordinate with each other. So they aren't a part of endomembrane system. They are not a part of endomembrane system. Means माइटोकॉन्ड्रिया है, देन क्लोरोप्लास्ट है. माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन है, वो एटीपी जनरेट करता है. क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है. पैरोक्सिसोम है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है. मींस तीनों के फंक्शन डिफरेंट है. सो दे आर नॉट वर्क्स कोऑर्डिनेटली. दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है. तो बेटा यहां हमने क्या देखा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मींस सेल में दो टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या? उसके आसपास मेम्ब्रेन है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मींस आसपास मेम्ब्रेन नहीं है. तो यहां मैंने एग्जांपल लिखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट are the membrane bound organelles because they are covered by the membrane, whereas ribosomes, centrioles, nucleus are the non membrane bound organelles. उसके आसपास कोई कवरिंग नहीं है, तो they are not a part of membrane bound organelles. अब क्या है कि ये जो membrane bound organelles हैं उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है. अगर वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अगर वो एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये सब में से कौन कौन है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो कहां जाता है? गोल्गी बॉडी में. गोल्गी बॉडी में वो मॉडिफाइड होता है, फिर वहां पैकेजिंग होता है और वेसिकल्स फॉर्म में वो रिलीज होता है. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, सबका काम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. ओके, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं. अगर सोचो यहां से कोई मटेरियल सिंथेसाइज नहीं होगा तो गोल्गी बॉडी कुछ काम नहीं करेगी. इसलिए ये सिंथेसाइज करेगा, गोल्गी बॉडी मॉडिफाइड करेगा और ये स्टोर करेगा. ओके, सो तीनों के काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बट माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पैरोक्सिसोम है,
They are not a part of endomembrane system. Why? Because their function are completely different from each other. Clear बेटा? अगर ये पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, endoplasmic reticulum. So the first time the endoplasmic reticulum, the name was given by the Porter. The name was given by a Porter. Actually, endoplasmic reticulum, it provides the support, mechanical support to the cell. Why? Because it is a network like structure present inside the cytoplasm. So it provide mechanical support. Okay, it forms a network like structure inside the cytoplasma. Inside the cytoplasma. So it forms the network like structure inside the cytoplasma. Now, look at here. Suppose this is the cell. And inside the cell it possesses the nucleus, outer membrane and inner membrane. Now from outer membrane, बाहर के membrane में से continues the endoplasmic reticulum. This is called the endoplasmic reticulum. So this is the structure of endoplasmic reticulum. Clear beta? So now it forms the networking, and sometimes it is extended from, means it is arise from the nucleus and extended up to the cell membrane. Means कई बार वो cell membrane तक भी extend हो सकता है. Okay? Now part of the cytoplasma, ये पूरा आसपास क्या है बेटा? इस सब को हम cytoplasma बोलते हैं. So part of cytoplasma which possess the endoplasmic reticulum, means इतने पार्ट में endoplasmic reticulum present है. This part possesses the endoplasmic reticulum. So this part is known as the luminal area. This is called the luminal part. और आसपास का जो पार्ट है that is called the extra luminal part. Means the part of cytoplasma which possesses the endoplasmic reticulum is known as the luminal part, and the rest of is known as the extraluminal part. So the part of cytoplasma possesses the ER. ER means endoplasmic reticulum. Possesses the ER known as luminal part, and rest is known as extra luminal part. So बेटा क्लियर पता चल गया कि साइटोप्लाज्मा का पार्ट जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज नोन एज द ल्यूमिनल, बाकी पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट. क्लियर? नाउ ऑलवेज the endoplasmic reticulum possesses the double layer wall and it is the tubule like structure. इसका आपका स्ट्रक्चर देखो तो ये पूरा कैसा होगा कि ऐसे ट्यूब्यूल जैसा होगा. मैं आपको यहां एक लार्ज बताऊं कि एक है ऐसे, तो इसका पूरा ट्यूब्यूल्स होगा, ऐसे पूरा ट्यूब्यूल होगा उसके अंदर. ये मींस पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा. कैसा होगा?
पाउच लाइक स्ट्रक्चर, आप उसके अंदर हाथ डाल सकते हो. ओके, सो हियर सिंपली it possesses, means endoplasmic reticulum possesses the double layer wall, hollow tubule like structure known as cisternae. So क्या हुआ बेटा कि ये एक है ना, इसको सिस्टनी बोलते हैं, इसको भी सिस्टनी बोलते हैं, इसको भी सिस्टनी बोलते हैं. मीन्स इट इज अ डबल लेयर वॉल, hollow tubule like structure. It is known as the cisternae. It's called the cisternae. Now there are mainly two type of the endoplasmic reticulum. One is rough endoplasmic reticulum and second one is the smooth endoplasmic reticulum. So now there are two types of endoplasmic reticulum, rough and the smooth endoplasmic reticulum. So first here it is the ROUHG, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So पहले देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलवेज फर्स्ट पार्ट होता है. यहां पर आपको ये रेड दिख रहा है, जो ब्लू के ऊपर मैंने बनाया रेड, वो क्या है, राइबोसोम. मींस इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER. क्या बोलते हैं उसको, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब SER. So the remaining part, the back side part is known as the smooth endoplasmic reticulum. Now what are the difference between the rough endoplasmic reticulum and the smooth? So rough endoplasmic reticulum possesses the ribosome on its surface. उसकी surface पे क्या होगा, ribosome present होगा. Okay, so rough endoplasmic reticulum possesses the ribosome on its surface. So it possesses ribosome on its surface. And how this ribosome are attached? So simply बेटा कि अगर सोचो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं यहां बना रहा हूं, ओके, और उसके ऊपर राइबोसोम होगा, यहां राइबोसोम चिपका हुआ है ऐसे. तो कैसे राइबोसोम अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ? सो यहां पर एक रिसेप्टर होगा. क्या होगा, रिसेप्टर होगा ऐसे, और वो रिसेप्टर के साथ राइबोसोम चिपक के रहता है ऐसे. ये जो रिसेप्टर है उसको बोलते हैं रिबोफोरिन. मीन्स द राइबोसोम्स with the help of riboforin protein attached with the endoplasmic reticulum. So the next point is the riboforin protein 1 and 2. Riboforin protein 1 and 2 help to attach ribosome with endoplasmic reticulum. Means जो रिबोफोरिन है, दिस ग्रीन कलर इज रिबोफोरिन. तो रिबोफोरिन इज द प्रोटीन, वो राइबोसोम को ER के साथ अटैच करके रखता है. और यहां पर नो राइबोसोम इज प्रेजेंट on its outer surface. उसकी सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं होगा. इट इज एक्टिव और इट इज मोर स्टेबल. इट इज मोर स्टेबल whereas it is less stable. Clear? So this is rough and this is the smooth. फंक्शन में दोनों का फंक्शन हम डिफरेंटली देखते हैं. फंक्शन में अभी यहां नहीं लिख रहा हूं, जब सब फंक्शन लिखेंगे तब हम डिफरेंस से करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ER. मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेटा मॉडिफिकेशन में क्या है, फर्स्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, बट इन स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल्स है अगर आपको पता है तो, एक स्केलेटल जो बोन के साथ अटैच होते हैं, दूसरे स्मूथ मसल लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक और वो सब, और तीसरे कार्डियक मसल जो हार्ट में होते हैं। 3 टाइप के मसल्स होते हैं बेटा, कौन कौन से, स्केलेटल मसल जो बोन के साथ अटैच होते हैं, दूसरा स्मूथ मसल जो ये जीआई ट्रैक मींस स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वो सब में होता है, और तीसरा कार्डियक मसल जो हार्ट में होता है। उसमें से जो स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस सिर्फ उसका नाम डिफरेंट है, क्या है उसका नाम डिफरेंट है। सो इट इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल। ओके, इट इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, बट वो कहां प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इट हेल्प टू स्टोर द कैल्शियम फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको शायद ये पॉइंट नहीं पता चलेगा, ओके, पर आपको अभी जो याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं कि कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मुझे ये हाथ यहां से यहां लाना है और ये करना है, तो इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके लिए कैल्शियम नेसेसरी है। स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में कैल्शियम जरूरी है, और वो कैल्शियम कहां से आता है, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इट इज प्रेजेंट इन दी स्केलेटल मसल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका फंक्शन क्या है, इट स्टोर दी कैल्शियम। और एक चीज सेकंड कि दूसरा मॉडिफिकेशन है दैट इज टी ट्यूब्यूल। अब सिंपली मैं आपको बताऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होता है, दिस इज द न्यूक्लियस, उसके बाद यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हुआ, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो बेटा, ये आगे जा रहा है ऐसे, फिर ये वापस डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ये सब में होगा, ये रहा सिंपली, ये जो बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। और वो भी किस में होता है, स्केलेटल मसल एंड द कार्डियक मसल, तो वो भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट ही। सो इट प्रेजेंट, इट इज फाउंड इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। क्लियर बेटा, ये पता चल गया। तो टी ट्यूब्यूल्स इट्स अ काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, बट वो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में होता है। थर्ड वन इज माइलॉइड बॉडी। So myeloid body, it is the endoplasmic reticulum which store the pigment material, and where it is present, it is present in the retina. So it is the ER which store the pigment, and it is found in retina. तो ये कहां होता है, रेटिना में होता है, और उसमें पिगमेंट स्टोर होते हैं। मींस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, पर वो क्या स्टोर करता है, पिगमेंट स्टोर करता है, इसलिए उसको बोलते हैं माइलॉइड बॉडी, और वो कहां होता है, रेटिना में। नाउ नेक्स्ट है अर्गेस्टोप्लाज्म। फोर्थ वन इज अर्गेस्टोप्लाज्म और
मीजल्स ग्रेन्यूल्स, ये कहां होता है? तो मीजल्स ग्रेन्यूल्स इज फाउंड इन दी नर्व सेल। अगर मैं यहां ड्रॉ करूं कि नर्व सेल्स ऐसे होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, पता हो तो आपको। सो दैट इज द नीजल्स ग्रेन्यूल्स, इट इज नोन एज अर्गेस्टोप्लाज्म, मींस इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द नर्व सेल। सो इट इज द रफ endoplasmic reticulum present in nerve cells। वो क्या है? नर्व सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं अर्गेस्टोप्लाज्म और दी नीजल्स ग्रेन्यूल। देखो चारों हम वापस एक बार और डिस्कस करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल में होता है और उसमें कैल्शियम स्टोर होता है। टी ट्यूब्यूल्स वो भी स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल होते हैं। माइलॉइड बॉडी रेटिना में होता है, आई में जो रेटिना उसमें होता है और उसमें पिगमेंटेड मटेरियल स्टोर होता है। और अर्गेस्टोप्लाज्म वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कहां है? नर्व सेल्स में, जिसको हम नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं और अर्गेस्टोप्लाज्म भी बोलते हैं। नाउ फंक्शंस, सो फंक्शंस क्या है? सो फंक्शंस एक्चुअली फर्स्ट इज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द first function is ROUGH, that is rough endoplasmic reticulum possess the ribosome, और ribosome का main function क्या है? protein synthesis। so rough endoplasmic reticulum is help in the protein synthesis। so rough endoplasmic reticulum is helping protein synthesis। वैसे ही दूसरा क्या है? तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट विल सिंथेसाइज द लिपिड हार्मोन और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। सो इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड soluble hormones। it help in the lipid soluble hormones and lipid substance, जैसे lipid soluble vitamins और वो सब होते हैं वो। okay, now the third is this endoplasmic reticulum। this endoplasmic reticulum is helping, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और एक फंक्शन क्या है? इट इज हेल्प इन दी, वो और क्या काम करता है? इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, मींस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। सो इट हेल्प इन glycogenesis, means glycogen breaks and convert into glucose, glycogenolysis। glycogen lysis means breakdown। तो यहां क्या हुआ? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्मूथ ER helping detoxification of toxic substance। इसका काम क्या है? इट इज हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको मारने के लिए, टॉक्सिक यानी हमारी बॉडी में जो भी बाहर से अगर कोई मटेरियल आया, एंटीजन आया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको मारने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। और एक और फंक्शन जो मैंने पहली लाइन में लिखा था, इट इज प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो इट इज प्रोवाइड मैकेनिकल
सपोर्ट के लिए हेल्प करता है। और लास्ट हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो मटेरियल निकलता है वो कहां जाता है, गोल्गी बॉडी में। तो इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द गोल्गी बॉडी। इट प्रोवाइड raw material for Golgi body। सो बेटा यहां देखो क्या हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है। तो एक तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, तीसरा जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, फोर्थ है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है जो हार्मफुल है उसको डिटॉक्सिफाइड करता है, मींस उसको कम कर देते हैं। फिर मैकेनिकल सपोर्ट देता है के, और लास्ट जो है वो रो मटेरियल प्रोवाइड करता है गोल्गी बॉडी को, मींस आगे इसमें से जो मटेरियल निकलेगा वो लेके गोल्गी बॉडी आगे काम करेगी। क्लियर बेटा। तो ये सब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए या फिर मैं इसका फोटो लेके आपको भेज देता हूं। दो डाउट है मुझे, सर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फॉर्म द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और नॉट। नो बेटा, non-membrane bound organelles is never form the endomembrane system. Clear? The second doubt है, sir how will network like structure of ER provide the mechanical support in the cytoplasma? Okay बेटा। So देखो ये पूरा जो है ओके तो बाहर से अगर कोई शॉक आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मीन्स नेटवर्क बनेगा अंदर तो वो सपोर्ट करेगा। जब हम एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे ना बेटा तब आपको ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सेल के अंदर क्या है, नेटवर्क। अब किसी भी चीज के अंदर नेटवर्क है तो उसको दबने नहीं देगा, ओके उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने देगा। क्लियर। और धैर्य का डाउट है, सर यू विल प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रफ एंड द स्मूथ ईआर एट द एंड। ओके बेटा, रफ और स्मूथ के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसकी सरफेस पे रिबोसोम होते हैं, यहां मैंने आपको रेड कलर के दिखाए, मीन्स ये हो गया ऐसे होंगे हर एक जगह पर, मीन्स राइबोसोम हो तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ना हो और सिर्फ ऐसा हो तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बेटा, सबको ये पॉइंट पता चला। गोल्गी बॉडी हो जाएगा 20 मिनट में। ओके सो गोल्गी बॉडी, फर्स्ट टाइम गोल्गी बॉडी वाज ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज। द फर्स्ट टाइम Golgi body was observed by L.S. George, but in 1898 में first time the name of Golgi body was given by the Camillo Golgi, but in 1898 the Camillo Golgi discovered the Golgi body and gave a name, और उसको नाम दिया। क्लियर। फर्स्ट टाइम जो गोल्गी बॉडी ऑब्जर्व किया ना वो कहां पर किया, सो इट इज प्रेजेंट इन द ओवल आई ऑफ द आउल। जो नर्व सेल्स थे, आई के जो नर्व सेल्स थे उसमें फाइंड आउट किया, और इट इज नोन एज द इंटरनल रेटिकुलर सिस्टम। फर्स्ट टाइम जो गोल्गी बॉडी था, द फर्स्ट Golgi body was discovered in the nerve cell of owl. Nerve cells of owl, and is known as internal reticular
सिस्टम, और उसको क्या नाम दिया? इंटरनल रेटिकुलर सिस्टम। उसको क्या बोले? इंटरनल रेटिकुलर सिस्टम। मीन्स फर्स्ट टाइम द गोल्गी बॉडी वॉज ऑब्जर्व इन द नर्व सेल्स ऑफ द आउल एंड it is known as the internal reticular system. Now Golgi body has the different name. Golgi body has different name if in the animal, अगर वो एनिमल में है तो उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस। अगर वो प्लांट में है तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स। अगर उसमें लिपिड ज्यादा है, लिपिड रिच है, प्लांट में भी है और लिपिड रिच है, तो उसको बोलते हैं लिपोकॉन्ट्रिया। क्लियर बेटा? सो गोल्गी बॉडी एक्चुअली दे हैव अ डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट सेल। अगर वो प्लांट में है तो डिक्टियोजोम्स, अगर उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो दैट इज लिपोकॉन्ट्रिया, और अगर वो एनिमल में है तो दैट इज नोन एज गोल्गी बॉडी और द गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी बॉडी एग्जैक्ट सेल में कहां होता है वो हम देखते हैं। सो सपोज दिस इज द सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास हमने क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहां बहुत ब्रीफ बना रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब गोल्गी बॉडी कहां होगा? तो गोल्गी बॉडी इज प्रेजेंट हियर। ये है गोल्गी बॉडी। ऐसे होगा गोल्गी बॉडी। सो दिस इज द गोल्गी बॉडी। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स के गोल्गी बॉडी के आसपास मीन्स यहां गोल्गी बॉडी के आसपास जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया, नो ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट। मीन्स यहां कोई ऑर्गेनल्स नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एनी कोई ऑर्गेनल्स उसके आसपास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोल्गी बॉडी को क्या करना है? जो भी मटेरियल उसके अंदर आता है उसको वेसिकल्स बना के रिलीज करना है। मीन्स उसको रिलीज करना है। अगर रिलीज करेगा और यहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसके साथ वो क्या होगा? स्ट्राइक होगा। इसलिए आसपास कोई ऑर्गेनल्स नहीं होगा और वो जोन को बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। मीन्स नो ऑर्गेनल्स present surrounding गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के आसपास कोई ऑर्गेनल्स होगा नहीं, उसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। नाउ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा इट्स अ डबल लेयर हॉलो पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल लेयर हॉलो पाउच लाइक स्ट्रक्चर। है तो उसके जैसा ही बट इट इज अ सिंगल लेयर हॉलो pouch like structure known as cisternae, and it has 0.5 to 1 micrometer in diameter। मीन्स इसमें भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर ही होंगे, ये भी पूरा हॉलो कैविटी जैसा ही होगा। पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो डबल लेयर वॉल था, ये सिंगल लेयर वॉल होगा। इतना आपको याद रखना है। उसको भी सिस्टरनी बोलते हैं, इसको भी हम सिस्टरनी ही बोलते हैं। क्लियर बेटा? अब वन मोर थिंग, उसका और थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर देखें। सो इन गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चरली, यहां पर मैं अभी आपको बताता हूं, इन गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चरली इट possesses like this।
Okay, so now in Golgi body, this part, this is one सिस्टरनी. इसको क्या बोलते हैं? एक सिस्टरनी बोलते हैं. ईच सिस्टरनी 1 2 3 मैंने बनाया, सब एक दूसरे के ऊपर स्टैक पाइल स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे. तो ईच सिस्टरनी अरेंज एज अ स्टैक पाइल मैनर. एक दूसरे के ऊपर वो स्टैक पाइल मैनर में एक बिजानी पर थप्पी वागी की ऐसे. नाउ उसके एंड देखो आप, स्वॉलन पार्ट है, उसको बोलते हैं एम्प्यूला. क्या बोलते हैं? एम्प्यूला इज द स्वॉलन एंड. एम्प्यूला मीन्स इट्स अ स्वॉलन एंड. अब यहां क्या होगा? तो ये पूरा देखो सेल है, शायद ऐसे सेल है, राइट. सो ये फेज होगा, यहां न्यूक्लियस होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा. क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सो दिस फेज इज नोन एज द सिस फेज. कैसा होता है? कॉन्वेक्स. और ये फेज है दैट इज ट्रांसफेज. कैसा होता है? कॉनकेव. सो गोल्गी बॉडी हैज टू फेज. The Golgi body has two phase, the concave and the convex. Concave, it's a transphase. Transphase towards cell membrane. Towards cell membrane, and this is called the cis phase towards endoplasmic reticulum. It's a cis phase towards ER. So दो फेज है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. जो कॉनकेव होगा उसको ट्रांसफेज बोलते हैं, कॉन्वेक्स होगा उसको सिस फेज बोलते हैं. तो दिस इज द सिस फेज, दिस इज द ट्रांसफेज. क्लियर बेटा? ये पता चल गया. ओके, नाउ the functions of the Golgi body. So function of Golgi body में बेटा क्या होता है कि जो भी मटेरियल, हमने पहले भी बात किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो भी मटेरियल निकलता है वो कहां जाता है? ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कहां जाएगा? गोल्गी बॉडी में जाएगा. So the material which is synthesized in the ER, they are enter into the Golgi body through the cis phase. cis phase से अंदर जाएगा, फिर ये द्वार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और यहां क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा और ट्रांस फेज में से वो रिलीज हो जाएगा. तो फंक्शनली देखें तो फर्स्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम ER. कहां से आएगा रॉ मटेरियल? ER. The raw material from ER enter into Golgi body through the cis phase, and where it is modified and released in a form of vesicles through ट्रांसफेज. मीन्स क्या होगा बेटा? सिस फेज से मटेरियल एंटर होगा, फिर वो मॉडिफाइड होगा और ट्रांसफेज से वो रिलीज हो जाएगा. अब काम क्या है बेटा उसका? सो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. helping synthesis of glycolipid and glycoprotein. अब यहां एक बेटा ध्यान रखना, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है. हमने क्या बोला था
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसाइज होता है। तो वो प्रोटीन और वो लिपिड यहां से कहां गए, यहां उसका मॉडिफिकेशन हुआ, उसमें ग्लूकोज ऐड हुआ और क्या बना, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? कैसे बनता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, पता चला कि है तो वो लिपिड और प्रोटीन जो ईआर में सिंथेसाइज होता है, पर वहां से वो कहां गया, गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी में जाके वो मॉडिफाइड हो गया। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था, सेल प्लेट, मिडल लैमेला। तो जो मिडल लैमेला है ना, वो भी गोल्गी बॉडी बनाती है। सो इन प्लांट मिडल लैमेला formed by गोल्गी बॉडी, और उसको स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नोन एज दी फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको, फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। मीन्स इन प्लांट में जो मिडल लेवल है, अभी आज का ही जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको मिडल लेवल नहीं पता होगा, तो बेटा मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, दोनों प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला। दिस इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। पता चल गया बेटा? तो ये दोनों प्लांट सेल के बीच में जो मिडल लैमेला बनता है वो भी कहां से बनता है, गोल्गी बॉडी में से। और एक चीज, स्पर्म, आप सबको पता होगा, तो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है, that is also synthesized by Golgi body. So fourth, acrosome of sperm synthesized by Golgi body means, मैं यहां स्पर्म का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो उसके आगे एक पार्ट होगा एंड दिस इज नोन एज द एक्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। वो कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है। अभी आपको वो जरूरत नहीं है कि एक्रोसोम क्या कर रहा है, अभी सिर्फ इतना सुनिए, ओके, और इतना याद रखिए, बहुत हो गया बेटा। फिर आगे चलते हैं कि फिफ्थ, एग मेम्ब्रेन। एग के आसपास जो मेम्ब्रेन होता है जिसको हम विटेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटेलिन आर इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। मीन्स सिंपल, अगर ये एग सेल है फीमेल का तो उसके आसपास भी एक मेम्ब्रेन होगा जिसको हम विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे ये स्पर्म था वैसे ही है, ये क्या है, एग, और एग के आसपास जो मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलते हैं, विटेलिन। तो ये विटेलिन मेम्ब्रेन है, वो भी कौन बनाता है, तो गोल्गी बॉडी। फिर जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, वो सारे वेसिकल्स फॉर्म में रिलीज होते हैं, तो वो भी कौन करता है, गोल्गी बॉडी। सो एंजाइम एंड द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड, enzyme and hormone released from gland। जितने भी ग्लैंड है वो सारे, एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन है, जो भी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं, वो सारे के सारे कौन करते हैं, गोल्गी बॉडी। फिर आप देखो प्लांट, अगर आप कोई भी प्लांट को बाहर निकाल दो, रूट होता है वो स्टिकी होता है, तो उसमें म्यूसिलेज सीक्रेट होता है, वो भी कौन करता है, गोल्गी बॉडी। So mucilage from the root, mucilage secretion in root, वो भी कौन करता है, गोल्गी बॉडी। तो ये सारे फंक्शंस क्या हो गए गोल्गी बॉडी के। मैं दोबारा एक बार बेटा डिस्कस करता हूं कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है वो सिस फेज से अंदर एंटर होता है और ट्रांस फेज से निकल जाता है। जैसे लिपिड आया तो उसका ग्लाइकोसिडेशन होगा और ग्लाइकोलिपिड बन के निकलेगा, प्रोटीन आया ग्लाइकोसिडेशन होगा और ग्लाइकोप्रोटीन बन के निकलेगा। तो ये क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। फिर दो प्लांट सेल के बीच में मिडल लैमेला होता है,
तो वो भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। फिर स्पर्म में आगे हेड में एक्रोसोम होता है, वो भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। एग के आसपास विटेलिन मेम्ब्रेन होता है, वो भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। फिर एंजाइम्स और हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं अलग अलग ग्लैंड में से, वो भी कौन करता है? गोल्गी बॉडी। और रूट में जो चिकास होती है, रूट में जो चिकनापन होता है, वो म्यूसिलेस की वजह से होता है, और वो भी कौन सीक्रेट करता है? गोल्गी बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी बॉडी। बेटा अब आपको किसी को कोई डाउट है? इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी सेम इन एनिमल एंड प्लांट? एक्चुअली स्ट्रक्चरली द गोल्गी बॉडी इज सेम इन एनिमल एंड प्लांट, ओके, बट फंक्शनली देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट कि किसका कौन कैसा मॉडिफिकेशन करेगा। प्लांट में मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा, एनिमल में मॉडिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके, बट मॉडिफिकेशन करेगा वो पक्का। क्लियर बेटा? एनी डाउट?